और यही चीज अगर अपोजिशन कर रही थी तो वो उनको बड़ा अच्छा क्या कहा जा रहा है। अगर आज गवर्नमेंट ने कर ली है, इमरान खान ने कर ली है, तो कौन सा बड़ा गुनाह है? ये तो अब उसको देख के ही कहा जा सकता है ना उस खत को, और वो खत ज्यादा लोगों में शेयर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि सिर्फ इस दफा तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, पिछली बार भी हुई थी। क्या किया गया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद से इख्तिदार की जंग जीतने के लिए सियासी जोड़ तोड़ के जरिए हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे को सरप्राइज देने का सिलसिला तेज हो गया है। अपोजिशन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का सबसे बड़ा सरप्राइज वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कुर्बानी के तौर पर सामने आया था। और उस्मान बुज़दार इमरान खान के पसंदीदा तरीन वज़ीर आला थे, जिनकी खातिर उन्होंने बहुत से करीबी साथियों को नाराज कर रखा था। उनकी जगह मुस्लिम लीग खौफ के रहनुमा और पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला नामजद कर दिया। इख्तिदार बचाने और इख्तिदार को पाने के लिए बड़ी पार्टियों की जंग में 5-5 और 7-7 रुकनी छोटी पार्टियों की जैसे लॉटरी निकल आई है। वो बड़ी पार्टियों की इतनी शदीद ज़रूरत बन गई है कि वज़ीर आज़म के हक़ में वोट देने की शर्त पर उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जा रही है, हर मुतालबे को माना जा रहा है। इमरान खान ने पंजाब इसी मजबूरी के तहत चौधरी बरादरान के हवाले किया। काफ लीग के 5 में से 4 वोट अब शायद पीटीआई को मिल जाएंगे। अपोजिशन ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया। हुकूमत की अहम और सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात, जिस पर वज़ीर आज़म को बड़ा एतमाद था, उसी जमात ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया और MQM पाकिस्तान ने मुत्तहदा अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। हुकूमत की कोई ऑफर काम नहीं आई। अपोजिशन और MQM पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा बिल आखिर तय पा गया। इस्लामाबाद में PDM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसे दौर का आगाज़ करें जहां सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी ना समझा जाए। हमारा आपके साथ चलने में कोई ज़ाती मफाद नहीं है। खालिद मकबूल ने यह भी कहा कि मुआहदे और मुतालबे की एक एक शिक अवाम के लिए है और हमारा मुआहदा अदम एतमाद तहरीक में साथ देने से मशरूत नहीं है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। अब मुत्तहदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, इस्तीफ़ा देकर वो नई रिवायत कायम कर सकते हैं। लेकिन फवाद चौधरी ने उनको जवाब दिया कि वज़ीर आज़म किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देंगे और आखिरी बॉल तक मुकाबला करेंगे। और वज़ीर आज़म इस पूरी सूरत हाल को, अदम एतमाद की इस तहरीक को, अपोजिशन की इस तहरीक को बैरूनी साजिश से ताबीर कर रहे हैं। उन्होंने आज भी एक तकरीब से गुफ्तगू में खिताब करते हुए उसी ख़त का, उसी मरासले का और ये जो तहरीक है इसका गठजोड़ साबित करने की कोशिश की। और आज तमाम दिन बहुत मसरूफ़ उन्होंने गुजारा। उनकी बड़ी अहम मुलाकातें भी रहीं और अब इस खत को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए इन कैमरा इजलास भी बुलाया गया है। आज तकरीब से खिताब करते हुए किस तरह उन्होंने इस पूरी सूरत हाल को एक बार फिर बैरूनी साजिश करार दिया, ज़रा ये भी सुनिएगा, फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। इस तकरीब के बाद इत्तेहादियों को वज़ीर आज़म ने दावत भी दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी को, खालिद मक्सी को उन्होंने बुलाने की कोशिश की, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने माजरत कर ली। उनकी अपनी पार्टी का इजलास चल रहा था जिसमें मुशावरत हो रही थी कि अपोजिशन के फैसले की तौसीक करनी है और खालिद मक्सी साहब ने शायद फ़ोन ही नहीं उठाया, उनसे रब्ता ही नहीं हो सका। इसका साफ मतलब ये था कि अपोजिशन इस खत को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती और शायद वज़ीर आज़म की बातों पर यकीन करने में भी उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। साजिद अहमद साहब MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद अली खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। तो साजिद साहब, हुकूमत को छोड़ने की क्या बुनियादी वजूहत बनी है? जो कल सारी रात एक्शन होता रहा, अचानक अपोजिशन की पूरी क़यादत आपके पास पहुँच गई, मना लिया एकदम से, ये कैसे मना लिया कल रात उन्होंने आपको? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो यही कि MQM ने तभी मशवरत की इस हवाले से कारकुनान से इजलास हुए, इजलास हुआ, MQM ने पब्लिक से राय ली। अच्छा, इसके अलावा MQM के अंदर MQM की राब्ता कमेटी बहुत तवील मशवरत के बाद मेरे ख्याल में सबसे आखिर के अंदर से फैसला। अच्छा साजिद साहब, आपको ज़रा रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ सही तौर पर आ सके। इंटरनेट कनेक्शन वीक होने की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। तो अमजद अली खान न्याजी साहब, अब ये खान साहब ने आज बड़ी अहम मुलाकात भी की, कौम से उनका खिताब भी एक होना था आज, फिर उसको आखिरी मौके पर मौखर कर दिया गया।
मुलाकात में क्या गुफ्तगू रही जो उनकी बड़ी अहम हुई, और फिर ये जो खिताब करना था उसमें क्या बात बताने वाले थे कौम को जो फिर नहीं बताई, उसको मौखर कर दिया, क्या वजूहात रही इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि आज खान साहब की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कैबिनेट का स्पेशल इजलास हुआ जिसमें ये मरासला रखा गया, और चूंकि ये एक ज़रूरी था अमल ताकि सब इसके ऊपर जो है यकसुई आ सके, कौम को जो है वो ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक जो है वो चीज़ें बताई जा सकें कि हमेशा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को किस तरह कंट्रोल किया जाता रहा है और पाकिस्तान में हुकूमतें गिराई और बनाई जाती है। आज अगर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी लीडर आया है और उसने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम सबके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हम अगर किसी के ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो वो हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी सामने रखना बड़ा ज़रूरी था। फिर आपके इल्म में है कि जो सीनियर एंकर पर्सन थे उनके सामने जो है कुछ मिनट्स, कुछ मंदरजात जो है वो रखे गए, और उसके बाद कल नेशनल असेंबली के इजलास में पार्लिमानी लीडर्स के साथ जो है और इन कैमरा सेशन में जो है वो चीज़ें रखी जाएंगी, और फिर बतदरीज जो है अब तो ज़ाहिर इन कैमरा इजलास भी हो रहा है, सीनियर एंकर्स के सामने भी मंदरजात को रख दिया, लेकिन ये ख़त आए भी कोई 22-23 रोज़ हो गए, इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन के मुज़ाकरात चल रहे थे, तो मुनासिब वक्त पर इत्तेहादियों से क्यों रुजू नहीं किया गया? इस खत को उनके सामने क्यों नहीं रखा गया, उनसे क्यों नहीं शेयर किया गया? अब ज़ाहिर है जब आज राब्ते किए खान साहब ने, अब तो अपोजिशन के साथ उनकी डील्स हो चुकी हैं, अब तो किसी ने लिफ्ट नहीं कराई खान साहब को आज। पहली बात तो ये है अरबाब के हम इसलिए नहीं कि हमको अपनी गवर्नमेंट बचाने के चक्कर में है कि हम जी गवर्नमेंट बचाने पे आए हैं तो हम ये कार्ड खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट से आती जाती रहती है, क्राइसिस भी पॉलिटिकल आते जाते रहे, लेकिन क्या एक आज़ाद मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के जो है वो कॉन्स्पिरेसी के जरिए अपनी मन मर्जी की गवर्नमेंटें लाए? अगर वो उनकी बात माने तो वेल एंड गुड, अगर ना माने तो उनके ऊपर जो है वो सैंक्शन भी लग जाएं और वहाँ अपने मन मर्जी के सिलेक्टेड लोग या कुटपुतली जिसे कहते हैं वो लाए जा सके। ये जो है बड़ा अफसोस, पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, हम समझते हैं ये गवर्नमेंट आती जाती रहती है, ये बातों की हद तक तो उसको अगर सही नजर आ रहा है, लेकिन जो अमली इकदाम है खान साहब के वो तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। कंट्रोल करना चाहता है तो हम अगर किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। अगर हुकूमत की या हुकूमत में रहने की कोई अहमियत नहीं है तो फिर उस्मान गुजार को क्यों हटाया? अगर हुकूमत में रहने की कोई अहमियत नहीं है खान साहब के नज़दीक, हुकूमत बहुत छोटी चीज़ है, फिर परवेज़ इलाही को क्यों नामजद किया उन्होंने वज़ीर आला पंजाब? उनको क्यों टास्क दिया कि इत्तेहादियों को भी मनाएं, मुनर्रिफ अरकान को भी मनाएं, जिनको खुद नहीं मना पा रहे वो उसका टास्क उनको दे रहे हैं कि सबको मनाकर मेरे पास लेकर आए। ये हुकूमत बचाने की तो कोशिश है। अरबाब, क्या इससे पहले काफली के हमारे जो मोहतरम परवेज़ इलाही साहब है, क्या हमारे इत्तेहादी नहीं? वो तो हमारे ऑलरेडी पहले भी इत्तेहादी थी, और हम समझते हैं कि अगर हम बेहतर अंदाज में और हम सूबे के अंदर प्रोसीड कर सके अपने डे टू डे अफेयर्स, तो उसमें कौन सा हमने को गुनाह कर ली है। और यही चीज अगर अपोजिशन कर रही थी तो वो उनको बड़ा अच्छा क्या कहा जा रहा है। अगर आज गवर्नमेंट ने कर ली है, इमरान खान ने कर ली है, तो कौन सा बड़ा गुनाह है? मैं मीडिया की दोगली पॉलिसी की आज तक हमें तो समझ नहीं आई कि एक चीज तो हमारे लिए कुछ जो अच्छा और जो अपोजिशन के उसूल और नजरियात हैं, अमजद साहब, वही खान साहब के भी उसूल और नजरियात थे। खान साहब के उसूल और नजरियात अपोजिशन से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। ये मेरी बात सुने ना अरबाब, हम कोई उसूल और जवाबित नजरअंदाज नहीं कर रहे। हम तो समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आज हमें इस बात पे बड़ा अफसोस भी होता है कि आज कुछ लोग जो है, कुछ चैनल्स जो है वो लोटों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और कुछ एंकर्स बड़ी बड़ी तो जिहाद दिए जा रहे होते हैं, और जो है वो बड़ी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है वो कह रहे होते हैं। लोटा होता है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, और मैं समझता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं उस पर आर्टिकल 6 लगता है, उसमें भी लोग जो है वो तो अमीर साहब, अब जाहिर है ये मीडिया की दोगली पॉलिसी नहीं है, ये खान साहब के यू टर्न्स हैं जिनको जब सामने लाया जाता है तो फिर वो कुछ मीडिया से भी शिकवे शिकायतें आप लोग के हो जाते हैं। जिस उस्मान गुजार की तारीफ 4.25 साल तक खान साहब करते रहे, आज उनको बगैर किसी वजह के हटा दिया।
मेरी बात सुने ना, खान साहब अपने फैसले बेहतर करते हैं, इसमें कौन सा यू टर्न है। हमेशा इंसान बेहतर से बेहतर की तलाश में होता है। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आपका एक बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, तो आप अगर कोई आउट नहीं कर रहा होता तो वहां दूसरे बॉलर को लाते हैं, वो बेहतर अंदाज में आपको वो रिजल्ट दे देते हैं। इसमें कौन सा अच्छा है? ठीक है, इसमें यू टर्न कहां से? बिल्कुल चलें हम जैसा, फिर यही बेहतर से बेहतर की तलाश ही साजिद भाई और इनकी पार्टी ने भी की, और फिर जो इन्हें बेहतर लगा वो इन्होंने ज्वाइन कर लिया। साजिद साहब, एमक्यूएम ने क्या क्या हासिल कर लिया ऑपोजिशन का साथ देकर? अरबाब मेरे सुन लेना। अच्छा साजिद, वो मुझे आज इजहार साहब की, ख्वाजा इजहार की एक वो नज़म भी याद आ रही, जो सिंध असेंबली में खड़े होकर के आओ मिल के खाते हैं, गीत खुशी के गाते हैं, और पता लंबी चौड़ी कहा था। चलें ये आप सुनाइएगा पूरी नज़म जरा। साजिद अहमद से मैं पूछ लूं कि क्या क्या इनकी पार्टी ने आज हासिल कर लिया अपने लिए, अवाम के लिए, कराची के लिए, और फिर पूरे सूबे के लिए और मुल्क के लिए। साजिद साहब, क्या क्या मिला ऑपोजिशन का साथ देकर आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि देखें, एमक्यूएम ने जो फैसला किया है तभी मशावरत हुई है इसकी। एमक्यूएम का थिंक टैंक के लिए एमक्यूएम की राब्ता कमेटी कारकुनान से इजलास हुए, एमक्यूएम के गए कारकुनान, उनसे राय, और राय के बाद जो हतमी नतीजा मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल जमात ने फैसला, सबसे आखिर में हमने फैसला किया। ये है कि अभी एमक्यूएम ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम नून से जो चार्टर पे साइन किए हैं, उसमें बहुत अहम चीजें हैं। अच्छा, उसमें जितनी भी चीजें रखी गई हैं वो कराची के हवाले से रखी गई है, कराची के इश्यूज पर बात की गई है, कराची के लोगों के लिए सब कुछ मांगा। कोर्ट की सिचुएशन को सही करना है, हेल्थ के सेक्टर पे बेहतर काम करना है, ग्रेड 1 से 5 तक के लोगों को जॉबें देनी, उस जिले के अंदर जॉबें देनी है। अच्छा, इसके अलावा 40-60 के जो कोटे का रेशो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। अच्छा, इसके अलावा नून लीग से भी हमने एग्रीमेंट साइन किया है। अच्छा, माजी में जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो एग्रीमेंट जो भी मुतालबात हमने मुख्तलिफ हुकूमतों के आगे रखे हैं जी, उसको इस तरह से ऑन बोर्ड शायद नहीं हुए। इस मतलब मीडिया मौजूद था, सिग्नेचर ही मौजूद थे। पहले उसके लिए अगर हमें एक से माहिदा करके सिर्फ उस तमाम राइट उनके सामने होती थी, हमारे सामने होती थी। इसके बाद इसकी गारंटर शबाज शरीफ हैं, तो बरावल साहब हैं, सही साहब, इन्हीं लोगों के साथ घूम फिर कर आप लोग माजी में भी पिछले 25-30 साल से सियासत करते रहे, इन्हीं के साथ वफाकी और सूबाई हुकूमतों का पार्ट भी रहते रहे, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इस बार कैसे आपको यकीन आ गया कि पीपल्स पार्टी ने जो मुआहदा आपसे किया है वो उस पर मैनो 100% अमल करेंगे, जो नून लीग आपसे वादे कर रही है वो भी उसको पूरा करेगी? कैसे यकीन कर लिया आप लोगों ने? हमारे लिए एक दो चीजें बहुत अहम थी। इस पूरे जो कुछ अरसे से जो टेंशन चल रही है अपोजिशन की, गवर्नमेंट की, इसमें 2-3 चीजें हमारे लिए बहुत अहम थी। नंबर 1, पहले हम अपोजिशन जमातों को देखते क्या वर्किंग कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो निगाह थी वो अपने इत्तेहाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब निगाह थी। अच्छा, मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सोच लेके हमने पाकिस्तान पर साथ दे दिया, थोड़ी देर की सोच, क्या तहरीक इंसाफ के अंदर इनके अपने मेंबर्स, इनके कानून है, क्या इनके ऑर्डर में है, इनके अपने पार्लियामेंट्री ऑर्डर में है? इसके अलावा जो पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर देख रहे हैं, देखिए आपस के अंदर है, तो हम भी तो हम अपने नहीं देते। इनको इतना रोक देखकर, इनकी सूरत हाल को देखकर यकीनन फिर हमें भी कुछ न कुछ, और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रखे हैं, उन्होंने उसको मनवान किया है। तो इस तमाम मुतालबात के अंदर कोई मुतालबा नहीं है कि मेरी जात को कोई फायदा हो या एमक्यूएम जो अरकान उनकी किसी जात को फायदा हो। इससे जितने भी टोटल मुतालबात रखे हैं वो कराची के हवाले से रखे गए हैं। वो कराची में कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से रखे गए हैं, कराची के में ताजरों के हवाले से बात की गई है कि इनको सब्सिडी दी जाए। अब साजिद साहब, ज़ाहिर है ये 3.5 साल आपने गुजारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी के तौर पे, अब आपने अपोजिशन के साथ ये मुआहदा कर लिया। अगला इलेक्शन वो जब भी होता है 6 माह बाद या 18 माह बाद, वो आप
किसके खिलाफ लड़ेंगे? वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे जिनके साथ आप अगले 6-8 माह या डेढ़ साल इत्तेहादी के तौर पर काम करेंगे, या वो पीटीआई के खिलाफ लड़ेंगे जिनके साथ आप 3.5 साल तक इत्तेहादी रहे? अच्छा देखिए, माजी के अंदर अरबाब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, अच्छा उस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने हिस्से भी लिए हैं। अच्छा उसमें इलाही जमाती भी इनकी है और जो इनके मुखालफिन थे वो भी मौजूद थे। तो यकीनन जनरल इलेक्शन के अंदर तमाम सियासी जमातें अपने अपने हलकों से खड़ी होंगी और सभी कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन को। उसमें अब पब्लिक पर डिपेंड करता है कि पब्लिक किसको वोट देती है, ठीक है ना। उस वक्त तो जनरल इलेक्शन में माजी में भी जो है सभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। सही है, पब्लिक को आप जाके बताएंगे क्या कि जी देखें तहरीक इंसाफ ने आपका हक खाया लेकिन हम 3.5 साल तक उनके साथ रहे। पीपल्स पार्टी जो कि 30 साल से कराची के हुकूक दबाए हुए, हम पिछले 1.5 साल से पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं। आप पब्लिक को जाके क्या बताएंगे? देखिए गुज़श्ता 14 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध के अंदर है। अच्छा इस हवाले से हमने भरपूर आवाज़ उठाई, एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हमने किए, लेकिन जो अब अगर दूसरी तरफ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने साहब अभी कुछ रोज पहले चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर डंडे भी आप लोगों को पड़े थे, आपके कारकुनों को याद होगा, उसमें कुछ जख्मी भी हुए, लोगों के सर भी फटे। इमरान खान साहब से डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत ये कहती है कि भाई 18वीं तरमीम के बाद हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं और जो भी इख्तियार है वो है तमाम के तमाम प्रोविंस के पास है, ठीक है ना। तो जब तमाम इख्तियारात प्रोविंस के पास हैं तो हम एक मरतबा फिर प्रोविंस पे एतबार करके क्यों ना देखें, और इस मरतबा इस मरतबा इसके गारंटर दीगर जमातें भी हैं और दीगर लोग भी हैं। तो देखते हैं जहां पाकिस्तान में हमने 10वीं मरतबा दीगर जमातों का आजमाया, वहाँ एक मरतबा दोबारा। चलें, आपने अब उनकी गारंटी पर यकीन है, अब देखते हैं कि वो अपनी गारंटी पूरी करते हैं या नहीं करते। तो नियाज़ी साहब, अब ये जो सबसे बड़े इत्तेहादी थे आपके, आज वो भी आपका साथ छोड़ गए। इस सूरत हाल में अब प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत थोड़ा घबरा रही है या अभी भी नहीं घबरा रहे, अभी भी यकीन है कि कुछ ना कुछ हो सकता है आखिरी मौके तक? अरबाब, सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात जो है उस पर आपका यकीन होना चाहिए और पाकिस्तान की अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। और जिस जज्बे के साथ उस दिन आई है 27 मार्च के दिन पूरा पाकिस्तान निकल के आया है कॉल पे, मैं समझता हूँ कि उसको किस बात से, जब अल्लाह साथ हो तो आपको क्यों घबराना चाहिए, जब कौम साथ हो तो आपको क्यों ये भी घबराना अभी वोटिंग वाले दिन फिर 1 लाख लोग खान साहब ने बुला लिए हैं असेंबली के बाहर, ये 1 लाख लोगों को क्यों बुलाया? बात सुन रहे ना, अभी जब वोटिंग होगी ना उस वक्त तक बहुत सारी चीजें अभी आनी है। अब देखिए आगे, वो कहते हैं ना अभी आगे देखें होता है क्या। अभी ऐसे भी मामलात नहीं है कि जो आपके हाथ से निकल गए। ये जो आज जो खान साहब की मुलाकात हुई है, ये उस मुलाकात के तनाजुर में उसके बाद की बात कर रहे हैं आप? खान साहब की मुलाकात जो है वो उसके तफसील में मैं नहीं बता सकता आपको क्या बातें हुई हैं, लेकिन एक बात रखना, सियासत इमरान खान से शुरू हुई है और ख़त्म ही इमरान खान इस गेम को करेगा। इमरान खान वो एक हकीकत है, और क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ आज खड़ी है और पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि हमारे लीडर के साथ जो है आज बैरूनी ताकतों के इशारों पे कुठपुतलियां जो है वो अपना जरूर खेल रही है। ये अवाम खड़ी है नहीं खड़ी, ज़ाहिर है ये फैसला तो इलेक्शन में होगा, लेकिन ये इत्तेहादी साथ खड़े नहीं खड़े, मुनर्रिफ अरकान साथ खड़े नहीं खड़े, इसका फैसला आइंदा 2-3 रोज में होने वाला है। तो अभी इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लोटों की क्या कीमत है, लोटों की क्या 10-20 करोड़ में बिक गए, इतनी उनकी कीमत थी। उन्होंने तो अपनी कब्रें खोद ली हैं सियासी, और इनको जब वो अवाम में जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि ये टके टोकरी हो गए ये लोग। अच्छा, ये इल्जाम तो आपके जो खान साहब लगा रहे थे तो अपने लोगों पर लगा रहे थे ना कि ये 15 करोड़ 20 करोड़ में बिक गए। इत्तेहादियों पर तो ये इल्जाम नहीं लगा रहे आप या खान साहब? अपने मामलात हैं, उनके बारे में मैं बिला वजह को कमेंट करूं, ठीक है, उनके मफादात हैं, जरूर हैं कि उन्होंने मेट्रोपॉलिटन के अंदर अपना एक शेयर मांगा है, किसी ने क्या मांगा, ये अपने मामलात हैं। मैं इनके यही कहूंगा, हकायक तो ये है कि इनको साथ खड़ा होना चाहिए था, असूल की बात है, लेकिन ठीक है इनके मफादात है, मफादात जरूर ये पूरे करें, लेकिन अनजाने में किसी के हाथों, बैरूनी कुव्वतों के हाथों में ना खेले। अच्छा। और जो मुनहरिफ जो टके टोकरी बेचने वाले हैं ना, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंशाल्लाह, फैसला नहीं बल्कि ओपिनियन जो है वो आने वाली है। और तो साजिद साहब, बस ये मुख्तसर नजर बताइएगा, ये पूरे जो डायलॉग आपके ऑपोजिशन के साथ चले, आपको कहीं ये महसूस हुआ ये कोई बैरूनी साजिश है, ये कोई बैरूनी मुदाखलत है, किसी के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है?
अच्छा देखिए, माजी में भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतें अपना टर्न पूरा नहीं कर सकी, मुख्तलिफ हुकूमतें वक्त से पहले चली गई हैं। अच्छा, हमें नज़र नहीं आ रहा कि बैरून साजिश कहाँ से हो रही है, क्या है, और मुस्तकबिल में आगे चल के यकीनन ये ताने बाने भी खुल जाएंगे कि किस बात में, किसकी बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। और गुज़िश्ता कुछ दिन से ये बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठी कि बैरूनी साजिश हो रही है, ठीक है ना। मेरे ख्याल में हम ये समझते हैं कि कोई भी बैरूनी साजिश का हिस्सा पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें पाकिस्तान का पार्ट हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की तामीर तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, इसका उन सब का बेस है, बुनियादी ये, और उनका नारा है, उनकी सोच है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, अमजद खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और ज़रा उनसे कुछ कानूनी और फिर सियासी मामलात पर भी, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अपोजिशन ने आज जिस तरह अपनी पावर शो की, अपने नंबर शो किए, उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत की मुश्किलात आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। MQM पाकिस्तान के अपोजिशन में शामिल होने के बाद जो अपोजिशन के नंबर्स की तादाद है वो मतलूबा नंबर से ज़्यादा हो गई। और फिर उसके बाद आज ही, अब से कुछ देर पहले, एक इशाइया भी अपोजिशन की जानिब से तमाम अपोजिशन की जमातों को दिया गया, जिसमें PTI के बहुत सारे मुनर्रिफ अरकान ने शिरकत की और उसमें 196 के करीब लोग, ज़रा ये बताते हैं कि 196 लोग उसमें शरीक थे। तो इसका मतलब कि 20-25 नंबर अपोजिशन के पास इस वक्त एक्स्ट्रा हैं। लेकिन अभी भी हुकूमत के कुछ हल्के ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हुकूमत कायम रहेगी, अगले 2-3 दिन में कुछ भी हो सकता है। क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और हमारे मुल्क के एक नामवर माहिर कानून एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये आज तक की जो सूरत हाल है, MQM ने जिस तरह अपोजिशन में शमूलियत इख्तियार की, बहुत सारे मुनर्रिफ अरकान भी इस वक्त अपोजिशन के साथ मौजूद हैं, क्या इसके बावजूद भी कहीं कोई ऐसा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि एन मौके पर कोई टेबल टर्न हो सकता है और इमरान खान के हक में ये वाक़यात और हालात जा सकते हैं? अब लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी कुछ उनका शुमार भी तो होना है ना, जो वज़ीर आज़म की PTI से मुनर्रिफ हो रहे होंगे। बिल्कुल, वो अभी उनका शुमार तो शायद नहीं हुआ। कम अज कम इतनी वजाहत के साथ जिस तरह MQM का हो गया है, वो MQM के एक नंबर है उनके वोट के, उन्होंने फैसला कर दिया हमने नहीं डालना उनको, वो बिना हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट से। अब रहे जितना भी काउंट होता है उसमें से और मिना होंगे इम्कानी तौर पे, शायद ना हो, पर इम्कानी तौर पे जो PTI से चले गए हैं, राजा रियाज है और उनके साथी हैं, चले गए। तो इस वक्त तो वज़ीर आज़म की गिनती जो है वो अरिथमेटिक के हिसाब से, चलें ऐसा साहब, ये तो ज़ाहिर एक सियासी सूरत हाल बन रही है, इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। लेकिन एक छोटा सा कानूनी सवाल है, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि अभी तक इस्तीफ़ा देने वो तैयार नहीं है, अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर आइन के तहत सदर पाकिस्तान के पास क्या इख्तियार है? जब तक नए वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं होता, क्या उस वक्त तक वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ही काम करने का कह सकते हैं? और ये प्रोसेस पूरा होने में मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है अंदाज़न? उसकी कोई हदूद मुतय्यन नहीं है। अच्छा। और ज्यादा देर नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार का कारोबार जो चल रहा है वो अंडर आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2 चल रहा है कि एक काबीना होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर हो। अच्छा। तो अगर हेड ना रहे तो काबीना नहीं रहती, काबीना ना रहे तो कारोबार रियासत जो है वो नहीं चल सकता। बहुत इख्तियारात का क्या मामला देनी होती है, बहुत सारे फैसले करने होते हैं। कीमतों की फिक्सेशन का, ये तेल की कीमत तो गवर्नमेंट ही फिक्स करती है, आपको पता ही है। इसी तरह LPG की कीमत गवर्नमेंट ही फिक्स करती है। और ये कीमतों में और वक्तन फवक्तन ये महीना ये फिक्स होनी होती है। तो और इस तरह के बहुत सारे फैसले जो है
तकर्रियाँ तबादले वो हो ही नहीं सकते अगर काबीना ना हो एक लेवल के ऊपर। तो कारोबार जिंदगी तो नहीं चल सकता अगर काबीना ना हो। और अगर प्राइम मिनिस्टर ना हो तो काबीना नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर को अगर सिर्फ कंटिन्यू करने के लिए कहा गया हो तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर वो होता है बाकायदा अपने जोर से वोट लेके ये प्राइम मिनिस्टर होंगे मोर इन दी शेप ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास वो इख्तियारात नहीं होते जो प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिलेक्ट कहता हूँ इलेक्ट किया गया अंडर सेक्शन आर्टिकल 91। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एक अबूरी वजीर आजम है। लिहाजा अबूरी वजीर आजम को वो इख्तियारात नहीं होंगे जो बाकायदा वजीर आजम होते हैं। और अगर वो इख्तियारात नहीं होंगे तो वो काबीना नहीं होगी और वो सही तौर पे गवर्न नहीं कर सकेंगे, रियासत को के अमूर को चला नहीं सकेंगे। तो ये 2-3 दिन 4 दिन की बात है जिसमें वजीर आजम को कहा जा सकता है कदर की जाने से कि भाई आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू इतनी देर करो जितनी देर कोई हाउस में नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो जाता। और वो एमएनए को फिर कहते हैं सदर साहब ये कहेंगे कि आप सब अब अपना जल्दी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करें और जितनी जल्दी मुंतखब करेंगे उतनी जल्दी आप की गवर्नमेंट बाकायदा अब पटरी पर। एतज़ाज़ साहब, ज़ाहिर है इस वक्त जिस हसास ख़त की और मरासले की बुनियाद पर एक नैरेटिव बना रहे हैं इमरान खान साहब के, ये एक इंटरनल, ये एक बैरूनी मुदाखलत हो रही है, एक एक्सटर्नल साजिश है और ये तमाम उसके किरदार हैं। क्या आपको लगता है उस ख़त को किस हद तक संजीदा इस मौजूदा सूरत हाल में लिया जाना चाहिए और इसका और अदम एतमाद का कोई कनेक्शन है आपस में? ये तो अब उसको देख के ही कहा जा सकता है ना उस खत को, और वो खत ज्यादा लोगों में शेयर नहीं किया जा सकता। तो जिस किस्म का वो खत है वो खत बुनियादी तौर पे सिर्फ उसी को दिखाया जा सकता है जिसमें वो सीक्रेसी लिया हो, खुफिया रखने के बारे में हल्फ लिया हो। और ये ज्यादा लोग नहीं है। अब ये कहना कि आप चीफ जस्टिस साहब को ये खत पहुंचा देते हैं ताकि चीफ जस्टिस साहब इस पे आपको ओपिनियन दे दे कि ये जेन्युइन है कि नहीं है और कैसा खत और ये गद्दारी है कि नहीं। तो चीफ जस्टिस साहब तो ऐसा नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल चीफ जस्टिस साहब ऐसे मामले में पड़ेंगे। अच्छा। चीफ जस्टिस साहब ने अदालती फैसले करने होते हैं। जो अदालत में हर फरीक को इख्तियार होता है कि वो अपनी राय पेश करे अदालत को। तो ये अब चीफ जस्टिस साहब कहेंगे कि आप देखिए, आप चाहते हैं कि इस लिफाफे को सिर्फ मैं ही खोलूं और मैं खोल के इसको इसमें झांकूं और जो लिखा हुआ है एक दस्तावेज पे उसको पढूं और फिर अपनी ओपिनियन कायम कर लूं कि ये ठीक है या गलत है। अब मुझे क्या मालूम ये ठीक है कि ये गलत है? ये मेरे सामने कौन सा एविडेंस के तौर पे पेश हुआ है? मेरे सामने तो एविडेंस जब पेश होता है तो उसका मतलब है कि साथ गवाह पेश होता है, गवाह पे जिरा होती है, उसके बाद मैं कोई नतीजे पे पहुंच सकता हूँ। वरना सिर्फ एक दस्तावेज को पढ़ के तो आप नहीं कह सकते कि ये गलत है या सही है या दुरुस्त है, लेजिटिमेट है। इससे मोर उस मुल्क की लगी हुई है जो जिस मुल्क के ये साजिश का इल्जाम लगेगा, किसी पे तो लगेगा। और ये जो है इस हवाले और इस लिहाज से जी ये भी एक दुश्वारी आएगी चीफ जस्टिस साहब कि वो किस तरह फैसला कर सकते हैं कि ये साजिश इसके पीछे है
और साजिश कौन करने वाला है, ये प्यूटन ने की है कि बाइडन ने की है। एक मुश्किल मरहले में आ गए वजीर आजम। मेरा तो ख्याल था कि परसों तक तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा। अपने जलसे के बाद उन्होंने एक बड़ी साइजेबल क्राउड इकट्ठा किया था। अच्छा। और बहुत बड़ा क्राउड था, इतना क्राउड देखने में नहीं आता। लेकिन उन्होंने उसके बाद ये खत में जो मामला तोते की जान में सारी जो दिया है, तो तोते की जान भी छोटी सी होती है, तोता भी छोटा सा होता है। बिल्कुल। इतने बड़े क्राउड के उस इम्प्रेशन को कुछ जाहिर कर दिया है। ठीक है, तो एतजाज साहब जाहिर है जब से ये अदम एतमाद वाला मामला उठा है उसके बाद से खान साहब मुस्तकिल जलसे कर रहे हैं, आवाम में जा रहे हैं। फिर जिस जलसे का आपने 27 वाले का जिक्र किया कि एक साइजेबल क्राउड जमा करने में कामयाब हुए, लोगों को बुलाने का मकसद क्या था? क्या ये अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? सवाल आपके सामने मैं रखूँगा कि फिर अब अगले इलेक्शन में क्या अपोजिशन का या ये जो अभी हुकूमत है इसका बयानिया, कौन सा बयानिया ज़्यादा कामयाब होगा आवाम के सामने? एक ब्रेक के बाद एतजाज साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले एतजाज साहब ये फरमा रहे थे कि 2-3 रोज़ पहले तक हुकूमत की पोजीशन इतनी ख़राब नहीं थी जितनी 1-2 रोज़ में हो गई है, और एक साइजेबल क्राउड भी उनके जलसों में आ रहा था। तो एतजाज साहब यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो आवाम में जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, इसका मतलब, इसका मकसद अगले इलेक्शन की तैयारी है? एक बयानिया वो बना रहे हैं मुल्क की कौम की खुददारी का, एक बयानिया वो बना रहे हैं कि मैं इस कौम को ग़ुलामी में नहीं जाने दूंगा, इस ग़ुलामी से मैं निकालूंगा। अपोजिशन ये बयानिया बना रही है कि जी इस हुकूमत ने कमर तोड़ महंगाई कर दी है, एक आम आदमी की हालत बहुत ख़राब है। अब ये दोनों बयानिया लेकर जब ये अगले इलेक्शन में आवाम के पास जाएंगे, किसका बयानिया ज़्यादा इम्पैक्टफुल, पावरफुल होगा? क्या समझते हैं आप? ये तो डिपेंड करता है इमरान खान से, क्या किसको ज़्यादा गलत मौसम पर हर जमात के खिलाफ, हर तरीक के खिलाफ या ज़्यादा बयानियत तो होते ही है। तो दोनों आजमाएंगे, मेरा ख्याल है इमरान खान डिसीजन दोनों आजमाएंगे। पर एक चीज जरा एक ड्रॉप डाउन हुआ है, बाउंड्री लाइन पे ड्रॉप किया, वो ये कि आपने मेरा ख्याल है परसों तक बहुत मजबूत पोजीशन अपनी कर ली थी निस्बत। अच्छा। निस्बत और ये खत निकाल के जरा इसको गड़बड़ हो गया मामला, कमजोर मामला हो। अच्छा। खत में क्या होगा, खत किसकी तरफ से होगा, किसकी, इससे मोदी के दस्तखत होंगे, इससे बाइडेन के दस्तखत होंगे, इससे किसी और दुश्मन मुल्क के दस्तखत होंगे या दुश्मन एजेंसी के दस्तखत होंगे। सही। ये अब खत मंजर आम पे आएगा ही तो वो पता लगेगा। और मंजर आम पे ना लाने की कोशिश भी उनके खिलाफ जाएगी के लिए तो कोशिश करते हैं। और एतजाज साहब ज़ाहिर अब तो इसको मंजर आम पर ला भी रहे हैं, लेकिन ये जो अपोजिशन ने, एतजाज साहब, ये जो अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन ने पेश की, पीपल्स पार्टी हमेशा से इस ऑप्शन के हक में थी और हमेशा अपोजिशन को कन्विंस भी करती रही। इसमें बिलावल साहब की, इसमें जरदारी साहब की बहुत कोशिशें, बहुत होमवर्क शामिल हैं। फिर मुनर्रिफ अरकान को मनाना, इत्तेहादियों के साथ डील करना, ये तमाम काम भी पीपल्स पार्टी ने ही किया। तो ये कोशिशें, काविशें जरदारी साहब की, बिलावल साहब की, और वज़ीर आज़म बन जाएंगे शहबाज शरीफ, तो ये कुछ मंतक आपको समझ आ रही है? ये वाकई प्लानिंग के तहत हुआ है या फिर इसका फ़ायदा नून लीग को हो रहा है, मेहनत पीपल्स पार्टी की है? मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा तो होने जा रहा है अगर उनका वज़ीर आज़म आता है शहबाज शरीफ। जो मुस्लिम लीग को अपने अंदर कहीं बहुत सारी मुश्किलात का सामना पड़ेगा, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना के भी उनके अंदर दरारें और इस किस्म की
देखे ना, जंग तो सारी लड़ रही है मरियम, सारा क्राउड पुल कर रही है मरियम, बिल्कुल सारा एजेंडा सेट कर रही है मरियम। उनके लिए भी जरा मुश्किल होगा, दुश्वार होगा सारे उनके कादर्स के लिए शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट कर लेना। पर शहबाज शरीफ को पीडीएम और प्लस पीपल्स पार्टी की जरूर हिमायत होगी, और हाफिज जरदारी साहब ने ये कहा है और उनकी तरफ से ये ऑफर है, तो ये बड़ा जेनरस ऑफर उनकी तरफ से इस वक्त तो वही। लेकिन अतरा साहब, ये ऑपोजिशन ने जो इतने सारे लोग, इतनी सारी पार्टीज को जमा कर लिया, अब ये सेटअप अगर हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो भी जाता है, अगले 3-4 माह या 6 माह या 1.5 साल अगर साथ काम करना पड़े, आपको लगता है ये वर्किंग रिलेशनशिप चल सकेगी? फिर उसके बाद एक फ्रेश मैंडेट लेना है, इलेक्शन के बाद भी इन सबके ताल्लुकात, वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर रहेगी, मामला इस तरह बेहतर कब तक चल सकते हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आप पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। अच्छा, याद रखो, माजी के अलावा यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। अच्छा, तो ये भूल जाओ ये सवाल किया करना। अच्छा, कब तक ये होगा, कब तक वो होगा, लेकिन ऐसा सब इसी तरह ये होगा क्या नहीं होगा, ये आप ऐसा सब इसी तरह मफरूज़े की बुनियाद पर एक और सवाल है कि जब ये नया सेटअप बन जाएगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, फिर मियाँ नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, इसहाक डार भी वापस आ जाएंगे, पाकिस्तानी सियासत में अनकरीब ये मनाजिर दिखने वाले हैं? पाकिस्तान में माजी के अलावा कुछ कोई नहीं होता। लेकिन आप अब ज़ाहिर है आप देखें कि इस वक्त हुकूमत, इमरान खान, शेख रशीद कुछ दिन पहले तक ये दावे किया करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, नून में से शीन निकल जाएगा, शीन में से मीम की सियासत जी, और जो हिकमत अमली है वो ही सबसे दुरुस्त है, और बाकी तो भागने वाले हैं मैदान छोड़ के। और अगर सियासत किसी कोई बीरट सियासत है तो वो आपकी कभी दरदारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि दारी ने जिस तरह से इस वक्त सियासत की है वो सबके सामने, हुकूमत इंतहाई मुश्किल में, 2-3 रोज़ पहले तक उनकी पोजीशन खासी बेहतर थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उस जलसे में ख़त लहरा कर अपनी पोजीशन को कमज़ोर किया। ये कहना था बैरिस्टर एतजाज़ हसन का। अब प्रोग्राम के आखिर में आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आपको देनी ज़रूरी है, और वो है सुप्रीम कोर्ट में आज हुई आर्टिकल 63A की तशरीह की समाअत से मुतालिक, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 63A में वाज़ेह है कि पार्टी से इनहराफ गैर आईनी होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत की। जस्टिस जमाल खान ने पूछा कि क्या सदर मुमलिकत असेंबली की कार्रवाई के बारे में राय ले सकता है, और क्या असेंबली अदालती राय की पाबंद है? क्या स्पीकर की एडवाइस पर सदर ने रेफरेंस भेजा है? मुस्लिम लीग नून के वकील ने दलाइल दिए कि अदालत सदारती रेफरेंस सुनने की कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है, रेफरेंस में कानूनी नहीं सियासी है, लिहाजा वापस भिजवा दिया जाए। हुकूमत चाहती है आर्टिकल 63A में दर्ज नताइज से बढ़कर उसे रिलीफ मिले। सदर ने अदालत से पूछा है कि हॉर्स ट्रेडिंग कैसे रोकी जा सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के सवाल का जवाब राय नहीं बल्कि आइन साजी के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 63A में यह वाज़ेह है कि पार्टी से इनहराफ गैर आईनी होगा। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि पार्टी से इनहराफ गलत काम नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि एक नुक्ता नज़र तो यह है कि पार्टी से इनहराफ जमहूरियत का हिस्सा है, दूसरा नुक्ता नज़र यह है कि पार्टी से इनहराफ जानबूझकर कर दिया गया और धोखा है। आर्टिकल 63A पार्टी से इनहराफ को गलत कहता है। सवाल यह है कि पार्टी से इनहराफ क्या इतना गलत है कि ताहयात नाअहली हो? सेनेट इलेक्शन में पैसों के लेन देन का जिक्र था, पैसों के मामले में साबित करना लाजमी होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मफरूज़े पर बात कर रहा हूं, अगर एक मेंबर अपने ज़मीर पर वोट देता है तो वो डी सीट होगा, सिर्फ 4 शराइत पर अमल करने के बाद ही 63A लगेगा। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि सिर्फ इस दफ़ा तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, पिछली बार भी हुई थी। क्या किया गया? इनहराफ करने वाले वापस अपनी पार्टियों में लिए जाते रहे हैं। मुमकिन है पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने वाले को पार्टी खुद ही माफ कर दे। अदालत आइन पर अमल दरामद के लिए है, आइन के आर्टिकल को मौसर होना है। सिस्टम कमजोर हो तो आइन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है।
मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि पार्टी से इन्हराफ लाजमी नहीं, गैर अखलाकी या करप्शन की बुनियाद पर हो। पार्टी से इन्हराफ अच्छे मकसद के लिए भी किया जा सकता है। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि 63A पर अमल वोट डालने से शुरू होगा। सदर को कैसे मालूम हुआ कि हुकूमती जमात के लोग मुनहरिफ हो रहे हैं? जस्टिस मजहर आलम ने इमरान खान की पार्टी अरकान को दी गई हिदायत की कॉपी नून लीग के वकील मखदूम अली खान को फराहम करते हुए कहा कि एक पार्टी सरबराह की हिदायत की कॉपी मेरे पास है। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि अगर पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर बात खत्म होती तो शोकॉज क्यों दिया जाता? अदालत मुनहरिफ होने को घिनौना जुर्म करार दे तो भी वजीर आजम की मर्जी है कि इस जुर्म पर डिक्लेरेशन दे या ना दे। नून लीग के वकील ने कहा कि मुनहरिफ रुकन कह सकता है कि वजीर आजम साहब मंशूर के खिलाफ किसी इकदाम पर वोट नहीं दूंगा। मुनहरिफ रुकन यह भी कह सकता है कि असेंबली में था लेकिन वोट नहीं डाला। जस्टिस जमाल खान ने इस पर रिमार्क्स दिए कि मुनहरिफ रुकन ताहयात नाअहल होते तो क्या कोई अच्छे काम के लिए इन्हराफ करेगा? मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि वजीर आजम के पार्टी अरकान मुनहरिफ हों यह लाजमी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इत्तेहादी ही साथ छोड़ जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आज़ाद जीतने वाला सियासी जमात में शामिल हो तो क्या यह अवाम के साथ बेईमानी नहीं होगी? क्या कामिल सियासी जमात में आने वाले पर आर्टिकल 63A लागू नहीं होता? वकील नून लीग ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार का पार्टी में शामिल होना वोटर्स के साथ बेवफाई है। अब देखना है कि इसकी तशरीह किस तरह से आती है। आने वाले दिनों में इस समाज से भी आपको मुकम्मल अपडेट रखेंगे। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।